So today we're going to start a new module which is respiratory system और आज we are going to start the first lecture which is respiratory embryology. So I'll try to cover this lecture very quickly. So just write each and everything that you find important उसको अपने नोट्स पे लिखें ताकि बाद में easily उसको रिवाइज कर सकें और रिवीजन के काम आए. So we'll start with the lung development. और लंग डेवलपमेंट को स्टार्ट करने से पहले जस्ट अ फ्यू थिंग्स जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. सो अक्सर आप एक वर्ड सुनते हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम. सिमिलरली अनदर वर्ड विच इज़ अ लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब इसका मतलब क्या है? जनरली वी हैव द आइडिया एज इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बट वी नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो हम किस चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं? सो वी रेफ़र टू द नोज़, नेज़ोफेरिंक्स and the oropharynx. And similarly नीचे जो कुछ बच गया है it is considered in the lower respiratory tract, starting from the larynx to the trachea to the bronchi and eventually the lungs. So यहाँ पर हम बात करें lung development की, उससे पहले one important thing. So if I ask you which is the first sign of development of respiratory system. So the first sign of development of respiratory system is the formation of respiratory diverticulum. सो अब ये रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम आ कहाँ से रहा है? इट इज़ कमिंग फ्रॉम द वेंट्रल वॉल ऑफ प्रिमिटिव फोरगट ड्यूरिंग वीक 4. सो ये बात आपने याद रखनी है. सो यहाँ पर अगर हम इस डायग्राम की तरफ चलें, सो पहली चीज़ जो है जिसको आपने फोकस करना है वो है 4 वीक्स. सो 4 वीक्स के टाइम पे लंग डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रही है? बाय द फॉर्मेशन ऑफ रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम, जो कि आ रहा है वेंट्रल वॉल ऑफ द फोरगट से. सो दिस राइट हियर इज़ द फोरगट. सो फोरगट की वेंट्रल वॉल से यहाँ से ये आउट पाउचिंग बन रही थोड़ी सी. दिस इज़ बेसिकली द रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम. सो जैसे ही रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम आ जाता है इट मीन्स दैट the development of respiratory system has begun. So ये टेक प्लेस कर रही है 4 वीक से और डाइवर्टिकुलम राइज कर रहा है फ्रॉम द वेंट्रल वॉल ऑफ द फोरगट से. सो एक तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई. दूसरा सिमिलर स्टेटमेंट है कि लंग डेवलपमेंट बिगिंस फ्रॉम. तो ये दोनों सिमिलर स्टेटमेंट्स हैं बट दे आर वेरी डिस्टिंक्ट. सो जो लंग डेवलपमेंट है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द लंग बड. अभी जो लंग बड है ये कहाँ से आ रहा है? इट इज़ अराइजिंग फ्रॉम द डिस्टल एंड ऑफ द रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम, जो कि स्टार्ट में हमने देख लिया. सो दिस वेरी प्रोसेस इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस इन वीक 4. सो वीक 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द लंग्स एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो जस्ट इसको दोबारा से देख लेते हैं. सो 4 वीक्स में क्या हुआ कि फोरगट से एक आउट पाउचिंग निकली जो कि है रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम. अब कंसिडर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि this is the foregut basically now, जिसने eventually going to develop into the GIT, and this portion right here is eventually going to convert into the respiratory system. So now as you can see कि इस 4 weeks वाले period में there is no distinction between the two and there is an open communication between them. Got it? अब इस रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम के लोअर एंड से या डिस्टल एंड से लंग बड बन गया. अब लंग बड क्या करता है? जैसे ही बनता है उसके बाद डिवाइड करता है इनटू राइट एंड द लेफ्ट
ब्रोंकियल बर्ड्स में, और भी ब्रोंकियल बर्ड्स फर्दर आगे डिवाइड करते हैं इनटू मेन ब्रोंकस, इनटू लोबार ब्रोंकस एंड इवेंचुअली इनटू द सेगमेंटल ब्रोंकस। सो यहाँ से यू शुड अंडरस्टैंड कि जब भी बात प्राइमरी ब्रोंकस की हो रही है, वी आर रिफरिंग टू द मेन ब्रोंकाई. So when we are talking about the secondary bronchus, we are basically referring to the lobar bronchi. And third and the last is the tertiary one, which is segmental. So ये आपने याद रखना है कि जब क्वेश्चन आप पे पोस्ट किए जाते हैं, so ये डिफरेंट टर्म्स के साथ पूछा जा सकते हैं, एंड यू शुड बी वेरी क्लियर कि किस तरह कौन सी चीज़ें आपस में इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकती हैं. सो वंस यहाँ तक आपको समझ लग गई है, सो नाउ अभी 4 वीक से हम जंप लेते हैं इनटू द 5th वीक. अब 5th वीक में क्या हो रहा है कि देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ ट्रेक्योएसोफेजियल फोल्ड्स. तो 5th वीक में ट्रेक्योएसोफेजियल फोल्ड्स आ रहे हैं, और दीज फोल्ड्स आर नथिंग बट दिस मीजोडर्म. सो ये बेसिकली इस मीजोडर्म को ही हम यहाँ पर ट्रेक्योएसोफेजियल फोल्ड्स बोल रहे हैं. सो ट्रेक्योएसोफेजियल जो ये फोल्ड्स हैं, दीज आर बेसिकली द मीजोडर्म, और ये मीजोडर्म जो मिड लाइन में इन्वेजिनेट कर रही है, अंदर को जा रही है. सो दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन द 5 वीक्स, और मीजोडर्म की इन्वेजिनेशन को वी आर सेइंग कि दीज आर ट्रेक्योएसोफेजियल फोल्ड्स. सो यहाँ से अगर हम जंप करते हैं वीक 6 पे, तो वीक 6 में क्या हो रहा है कि ये यहाँ पर ट्रेक्योएसोफेजियल जो फोल्ड्स हैं, दे आर फ्यूजिंग इन द मिड लाइन. जब ये फ्यूज़ कर जाएंगे इन द मिड लाइन में, नाउ वी हैव अ डिस्टिंक्ट ट्रैकिया जो कि हैज़ नो कम्युनिकेशन विद द इसोफेगस. सो जस्ट आपने जो मेन चीज़ याद रखनी है, दिस इज़ द टाइम फ्रेम्स, और उन टाइम फ्रेम्स में जो है ना मोटे तौर पे क्या हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए. सो यू डोंट नीड टू गो इनटू ईच एंड एवरी डिटेल, लेकिन ये कि जो बेसिक बातें मैं बता रहा हूँ दैट यू शुड नो. सो यहाँ से वी मूव टू आवर वेरी फेवरेट निमोनिक, दैट every pulmonologist can see alveoli. So here from E we have embryonic phase of lung development. हम बात करें अभी lung development की. From P we have pseudoglandular phase of lung development. From C we have canalicular phase. From S we have saccular phase, and from A we have the alveolar phase. So one by one हम इनको understand कर लेते हैं. So this embryonic phase is from week 4 to week 7. The pseudoglandular phase, it is from week 5 to week 17. Canalicular phase is from week 16 to 25. Saccular phase is from week 24 to the birth, and alveolar phase is from week 36 to 8 years after birth. So if I ask you one question, that lungs completely mature at the age of, so the answer should be 8 years. One important thing about lung development is that the development of the lungs always take place from proximal to distal direction. Like जो proximal portion है, let's suppose जो मेन स्टेम ब्रोंकस है ये पहले बनेगा और सेगमेंटल जो है वो बाद में बनेंगे. सो एक ख़ास स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में जो प्रॉक्सिमल पार्ट्स हैं, हो सकता है कि उसकी डिफ्रेंशिएशन ज़्यादा बेहतर हुई हो बजाय इसके नीचे वाले पार्ट की, क्योंकि वो डिले प्रोग्रेस कर रहा है. सो इट ऑलवेज एंड ऑलवेज डेवलप प्रॉक्सिमल टू डिस्टल एंड्स की तरफ. सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव इनटू दिस एम्ब्रियोनिक फेज़. सो एम्ब्रियोनिक फेज़ में क्या हो रहा है? सो पहली फेज़ है हमारी एम्ब्रियोनिक फेज़, जो कि स्टार्ट हो रही है वीक 4 से वीक 7 में. सो वीक 4 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट क्या था लंग्स डेवलपमेंट के हिसाब से? वो था लंग बड की फॉर्मेशन, जो कि डिस्टल एंड ऑफ द रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम से आ रही है. सो ये लंग बड डिवाइड होगा, यहाँ से ट्रैकिया बनेगी, और ट्रैकिया के बाद हमारे पास से ब्रोंकियल बर्ड्स. सो ब्रोंकियल बर्ड्स जो है ना वो डिवाइड हुए राइट में और लेफ़्ट में, और यहाँ से इन्होंने आगे मेन स्टेम ब्रोंकस दिया. मेन स्टेम ब्रोंकस ने
फर्दर डिवाइड किया इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई और सेकेंडरी ने आगे डिवाइड किया इनटू दी टर्शरी सेगमेंटल। सो यहाँ तक याद रहे कि इन द एम्ब्रियोनिक फेज विच इज़ फ्रॉम 4 to 7 वीक्स ऑफ डेवलपमेंट हम स्टार्ट करेंगे लंग बर्ड से और वी हैव सेगमेंटल ब्रोंकाई। ठीक है, एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक फेज कोई भी एबनॉर्मेलिटी अगर 4 से 7 वीक्स के दरमियान होती है, सो देयर मे बी ट्रेकियो esophageal fistulas in the newborn. So after the embryonic phase, so as per our mnemonic, we have the next phase which is pseudo glandular phase, which start from week 5 to week 17. Now pseudo glandular, but glandular से आप याद रखें कि it is gland like. So during this phase of development, lungs look like an exocrine gland. So अगर हम किसी भी exocrine gland की बात करें, it's just like some tubule, ठीक है, which has a simple columnar epithelium and little bit of capillaries surrounding it. So ये हमारी definition है pseudoglandular phase की कि इसमें we'll have simple columnar epithelium with modest blood vessels. So एक यहाँ पर term use करेंगे वो ये है कि इस phase में there will be numerous endodermal tubules. अब वो tubules obviously उसमें simple columnar epithelium है. सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पर एंडोडर्मल ट्यूब्यूल्स बन रहे हैं तो एंडोडर्मल ट्यूब्यूल से यहाँ पे बनना क्या है, सो ईच एंडोडर्मल ट्यूब्यूल, हर एक की बात कर रहा हूँ, इट इज़ गोइंग टू डिवाइड इनटू और गिव राइज टू 15 to 25 टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. तो यहाँ पर इस फेज़ में हमारे पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक बन जाते हैं in the pseudoglandular phase. So let's say if the baby is born after 17 weeks, मतलब 17 weeks में अगर बच्चा डिलीवर हो जाता है, so this right here is incompatible with life. Reason? Because we don't have a simple squamous epithelium, we don't have an alveoli for the gaseous exchange. So इसके बाद से every pulmonologist can see alveoli. So C से we have canalicular phase. अब canalicular phase it starts from week 16 to week 25. So इसमें जो terminal bronchioles यहाँ पर बने हैं, the terminal bronchioles that are being developed in the pseudoglandular phase, ये मज़ीद डिवाइड होंगे. अब ये चीज़ आपने थोड़ा सा फोकस करना है. जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं, हर टर्मिनल ब्रोंक्यूल विल गिव राइज टू 3 or more respiratory bronchioles. And each respiratory bronchiole is going to give rise to 3 to 6 alveolar ducts. यहाँ पे epithelium is changed into from simple columnar epithelium to simple cuboidal epithelium. So यहाँ से आपको histology भी याद होनी चाहिए इन areas की कि यहाँ पर अगर simple columnar epithelium है तो वो कहाँ कहाँ पे है, अगर simple cuboidal epithelium है तो वो कहाँ कहाँ पे है. सो एपिथीलियम के अलावा जो डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है वो है ब्लड वेसल्स का. सो फ्रॉम द मोडेस्ट कैपिलरी नेटवर्क हेयर वी हैव प्रोमिनेंट कैपिलरीज. सो साथ साथ कैपिलरीज की डेवलपमेंट भी हो रही है. सो इसके बाद अगर हम चलते हैं सेकुलर फेज़ में विच इज़ द 4th फेज़ ऑफ द लंग डेवलपमेंट. सो सेकुलर फेज़ में विच स्टार्ट्स फ्रॉम वीक 24 टू बर्थ ऑफ द बेबी, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जितने भी टर्मिनल सैक्स हैं. सो नाउ वी आर मूविंग टू द 4th फेज़ विच इज़ सेकुलर फेज़. सो सेकुलर फेज़ कब स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम वीक 24 टू द बर्थ ऑफ द बेबी. तो अभी तक बन क्या चुका है, टिल नाउ एल्वियोलर डक्ट्स बन चुके हैं. सो अभी एल्वियोलर डक्ट्स ने मज़ीद डिवाइड करना है एंड इट इज़ गोइंग टू फॉर्म द टर्मिनल सैक्स.
अब each terminal sac is separated from the other terminal sac by primary septa. So primary septation से टर्मिनल सैक सारे एक दूसरे से अलग-अलग पड़े होते हैं. सो यहाँ पर अगर एपिथेलियम की बात करें तो इट डज नॉट चेंज, इट इज़ अगेन सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. सो यहाँ पर द क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो ऊपर हमें मिली थी, इट गिव राइज टू द टाइप 1 एंड टाइप 2 न्यूमोसाइट्स. अब टाइप 1 न्यूमोसाइट से आप सिर्फ एक बात याद रखनी है कि इट इज़ गोइंग टू एड इन गैसियस एक्सचेंज. एंड टाइप 2 की ख़ास बात क्या है कि इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस सरफेक्टेंट. द मोमेंट जो है 24 वीक्स के बाद सेकुलर फेज स्टार्ट हो जाती है. सो एनी प्री मेच्योर बर्थ बिटवीन 25 टू 28 वीक्स में अगर कोई भी प्री मेच्योर बर्थ होती है तो it can survive only under ICU conditions. And then we'll move to the last phase of the lung development, which is the alveolar phase. So alveolar phase, of course, it is going to start from the 36th week of development to 8 years of life. तो यहाँ पर the only word that you need to remember if at all is secondary septation. And I'm not going into the details of each and everything क्योंकि जितना हमें पेपर के लिए रिक्वायर्ड है हमने उतना गो थ्रू कर लिया इस टॉपिक को. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कॉर्नल एट्रीजिया. सो एट्रीजिया से आपको पता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एट्रीजिया. एट्रीजिया मीन्स ब्लॉकेड एंड कॉर्ना इज द पोस्टीरियर नेजल ओपनिंग. सो ऑफ कोर्स कॉर्नल एट्रीजिया का मतलब क्या है कि पोस्टीरियर नेजल ओपनिंग की ब्लॉकेज हो गई है. नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज जनरली इट इज़ एसोसिएटेड विद एबनॉर्मैलिटीज ऑफ मिड फेस. तो जनरली और कॉमनली इट इज़ प्रेजेंटेड यूनिलेटरली. सो आपके पास जो केस आते हैं इट इज़ यूनिलेटरल कॉर्नल एट्रीजिया के, बट इट कैन बी बायलैटरल. सो जस्ट इमेजिन कि अगर कोई बायलैटरल कॉर्नल एट्रीजिया के साथ आ गया है तो बायलैटरल कॉर्नल एट्रीजिया में क्योंकि एयर अब नीचे एयरवेज तक पहुंच ही नहीं पाएगी क्योंकि दोनों ओपनिंग्स ब्लॉक हैं. सो हेयर इट इज़ एन इमरजेंसी. सो उस इमरजेंसी को डायग्नोस करने के लिए just pass the NG tube and you will unable to do so, and you can confirm the diagnosis with the help of radiology, which is CT scan. So it is one of the component of a very important syndrome which is CHARGE syndrome. So CHARGE syndrome में it's a part of it, so you just need to memorize कि इसमें है क्या. So C stands for coloboma of eye. इनकी आपने पिक्चर्स देख लेनी है, गूगल पर सर्च करेंगे एंड जस्ट लुक एट द पिक्चर्स. H is for heart defects. A is our atresia of the cornea. R is for growth restriction, so restriction of growth. G is for genitourinary problems, and E is for ear defects. So moving on to the Potter sequence. So Potter sequence is named after a scientist. It is not per se an acronym. So Potter sequence की important चीज़ें क्या हैं? We have bilateral renal agenesis. सो बायलैटरल रीनल एजेनेसिस का मतलब है कि दोनों किडनीज डेवलप ही नहीं कर पा रही. सो देयर आर प्रैक्टिकली नो किडनीज एट ऑल. अब जब कोई किडनीज नहीं होंगी तो यूरिन प्रोडक्शन बहुत कम होगी, और यूरिन प्रोडक्शन बहुत कम होगी तो एमनियोटिक फ्लूइड की जो कंसनट्रेशन है वो भी बहुत कम होगी. सो देयर विल बी ओलिगोहाइड्रेमनियास. एन इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके लिए हमने इसको यहाँ पे मेंशन किया है, इट इज़ pulmonary hypoplasia, which stands for
अंडर developed lungs with abnormal histology. And last but not the least, it has characteristic facial features like low set ear, flat nose, recessed chin. So generally such type of questions like Porter sequence या corneal atresia में Chart syndrome, they are very important exam wise because they are touching different systems. तो वो फिर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एग्जामिनर के लिए बड़े फेवरेट हो जाते हैं कि आपने 3 डिजीज़ को मिला दिया डिफरेंट सिस्टम से और उसके बाद एग्ज़ाम पूछ लिया. सो यू नीड टू जस्ट मेमोराइज दैम ताकि ये है कि कोई भी अगर मल्टीपल फीचर्स आते हैं सो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कौन से सिनेरियो की कौन से इसकी बात हो रही है सिंड्रोम की. So quickly proceeding forward, the club cells, they are also known as Clara cells. Ab now just repeat after me and memorize what are the club cells. Club cells are non-ciliated. Generally respiratory tract के cells they are ciliated because they have to move the mucus, ऊपर को move करना है ताकि वो बाहर निकाल सके mucus को. But these cells are non-ciliated. Non-ciliated के साथ they are low columnar or simply cuboidal cells. So you understood and you memorized so far that the club cells or the Clara cells, they are non-ciliated and low columnar or cuboidal cells. अब करते क्या हैं? They are located in the bronchiole, so they are generally present in the bronchiole. So 3 बातें आपने इसकी याद कर ली. अब इनके functions क्या हैं जो कि important है. What are the functions of these club cells? So functions में पहला function when very important, they degrade toxins because they use cytochrome P450. Number 2, they degrade serotonin because they have monoamine oxidase. So this is very important. Question आता है कि लंग्स जो हैं वो किस हार्मोन को या किस सब्सटेंस को डिग्रेड करते हैं. सो उसमें इस तरह के मल्टीपल ऑप्शंस हैं, यू हैव टू सेलेक्ट सेरोटोनिन इन इट. तीसरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दीज क्लब सेल्स इज़ दैट दे हेल्प एंड सिक्रीट कंपोनेंट जो कि component of surfactant because surfactant is basically composed of many lecithins. And last but not the least, they are progenitor cells just like the stem cells of the hematopoietic system. So they are the progenitor cells for club cells itself and ciliated cells. सो ये एज अ स्टेम सेल्स भी काम करते हैं. सेल्स की बात हो रही है तो जस्ट गो थ्रू एल्वियोलर सेल टाइप्स. तो जनरली देयर आर 3 टाइप 1 न्यूमोसाइट्स, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स एंड एल्वियोलर मैक्रोफेजेस. टाइप 1 न्यूमोसाइट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपने इसके बारे में सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है और वो है गैसियस एक्सचेंज. और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स के बारे में जो एक चीज़ याद रखनी है, दिस इज़ प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट. But type 2 pneumocytes, it also acts as stem cells for both the type 1 and type 2 pneumocytes. These type 1 pneumocytes, they cover 97% of alveolar surface area. सो सरफेस एरिया के हवाले से बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करते हैं टाइप 1 न्यूमोसाइट्स, जबकि टाइप 2 न्यूमोसाइट्स दे सेक्रेट सर्फेक्टेंट एंड एक्ट्स एज दी स्टेम सेल्स. जब कभी भी मैक्रोफेजेस की बात आती है सो यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट डिफेंस. सो डिफेंस क्या है कि कोई भी अगर फॉरेन बॉडी है, मैक्रोफेजेस का काम क्या है, फैगोसाइटोसिस. तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैक्रोफेजेस के बारे में याद रखनी है वो है हीमोसिड्रिन, लेडिन
macrophages. And in which conditions they can be seen? They can be seen in the context of heart failure, they can be seen in the context of alveolar hemorrhage and many related conditions like them. अब ये mechanism क्या है? So let's say if the red blood cell breaks, it gives off hemoglobin and hemoglobin degrades into hemosiderin. If this hemosiderin is engulfed by the macrophage, it is simply known as hemosiderin laden macrophage, which is also known as heart failure cell. So अब ये हार्ट फेलियर में या पल्मोनरी एडिमा में या एल्वियोलर हेमरेज में ऐसा क्या हो रहा है? सो व्हेन एवर देयर इज़ अ पल्मोनरी एडिमा और हार्ट फेलियर की वजह से बहुत सारा फ्लूइड बिल्डअप है, सो इट इज़ गोइंग टू कॉज pulmonary congestion, of course. So with this pulmonary congestion, it can lead to microvascular leakage. अब जब भी माइक्रोवास्कुलर लीकेज होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लड आ गया है, जो पल्मोनरी जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो इतना ज़्यादा हो गया, तो बहुत सारा ब्लड विल लीक आउट एज एडिमा फ्लूइड. सो इट विल मूव फ्लूइड्स एज वेल एज RBCs in alveolar space. So alveolar space में जनरली क्या होता है? एयर होती है. बट अब ये फ्लूइड भी आ गया और रेड ब्लड सेल्स भी आ गए. सो विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ दीज रेड ब्लड सेल देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन विच मे प्रोड्यूस हीमोसिड्रिन ऑन डिग्रेडेशन. और इन हीमोसिड्रिन को व्हेन मैक्रोफेज engulf it, that macrophage is known as heart failure cell और हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेज. सो अब बात करते हैं सर्फेक्टेंट के बारे में. सो व्हेन वी टॉक अबाउट सर्फेक्टेंट विद द प्रीवियस नॉलेज, वी नो कि जब भी सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस होता है, इसका काम होता है टू डिक्रीज द एल्वियोलर सरफेस टेंशन. अब सरफेस टेंशन जब हम कम करते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होता है? इट डिक्रीजेज द एल्वियोलर कोलैप्स. और अगर कोलैप्स एल्वियोलर कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द कंप्लायंस ऑफ द एल्वियोलाई. सो इन अ कंडीशन व्हेन द सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन इज डिक्रीज्ड, ऑब्वियसली भी सारे एरोस को आप रिवर्स कर दें. इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द एल्वियोलर सरफेस टेंशन, इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द एल्वियोलर कोलैप्स एंड इट इज़ गोइंग टू डिक्रीज द कंप्लायंस ऑफ द एल्वियोलाई. सो सर्फेक्टेंट इज़ बेसिकली प्रोड्यूस्ड. सर्फेक्टेंट है क्या बेसिकली? इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? इसके कंपोनेंट हैं DPPC. सो इट इज़ डाई पाल्मिटॉयल फॉस्फेटाडाइल कोलिन. इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कब होती है? It starts its production at 20 week of development and it continues and completes and attains mature levels at 35 weeks. So whenever there is a premature delivery and the delivery is before 35 weeks, there is always chances of NRDS, neonatal respiratory distress syndrome. और 20 वीक से पहले तो ऑब्वियसली उसका सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल है. सो एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है और वो इंटरेस्टिंग भी है कि कोर्टिसोल इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट. अब कोर्टिसोल क्या करता है कि इट बाइंड्स द ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स रिसेप्टर्स on lungs and it causes a change in the gene expression in the favor of protein production. That is why it is going to increase the proteins that are required for surfactant synthesis and eventually it leads to increase in the surfactant production. So glucocorticoids is very important in context of production of the surfactant. सो कोर्टिसोल इज़ रिलीज्ड, बचपन से पढ़ा है, ड्यू टू स्ट्रेस. अब अगर मैं पूछूं कि इफ़ द बेबी इज़ बोर्न बाय अ वेजाइनल डिलीवरी और बेबी इज़ बोर्न बाय अ C section,
So किस में there is an increased chances of NRDS. The increased chances of NRDS is in the C-section because it is a less stressful condition. जब लेस स्ट्रेसफुल कंडीशन होगी तो लेस कोर्टिसोल होगा तो डिक्रीज सर्फेक्टेंट सिंथेसिस, एंड डिक्रीज सर्फेक्टेंट सिंथेसिस विल लीड टू इंक्रीज चांसेस ऑफ NRDS. Got it? So simply if we can define NRDS, neonatal respiratory distress syndrome, it is simply lack of surfactant. So again the same story. If there is a decreased level of surfactant, there is an increased surface tension, there is increased chances of collapse, and there is a decreased compliance. So in radiology, how will you diagnose it? In radiology, we will see a ground glass appearance. ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है. जब भी NRDS का सिनेरियो है, कुछ हेल्प आपको प्री मैच्योर डिलीवरी से मिल जाएगी, कुछ ग्राउंड क्लास अपीयरेंस से मिल जाएगी. तो इसके रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं. तो पहला रिस्क फैक्टर है प्री मैच्योरिटी. वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जितना प्री मैच्योर बच्चा होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे NRDS. दूसरी चीज़ हमने देख ली कि C-सेक्शन इज़ अ रिस्क फैक्टर, उसमें देख लिया क्योंकि कोर्टिसोल कम होता है. एंड तीसरा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इज़ अ डायबिटिक मदर. अब डायबिटिक मदर के साथ होता क्या है कि डायबिटिक मदर लीड्स टू इंक्रीज इन द फीटल इंसुलिन, एंड द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ कोर्टिसोल इन लंग्स. सो वहाँ पर जो कोर्टिसोल की वजह से सर्फेक्टेंट की सिंथेसिस बढ़ रही है, यहाँ पर इंसुलिन उसको काउंटरएक्ट करेगी. सो दैट इज़ वाई देयर इज गोइंग टू बी अ डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द सर्फेक्टेंट. So if someone is suspecting NRDS in a newborn, तो क्योंकि उसमें हो सकता है कि प्री मैच्योरिटी रिस्क फैक्टर है, C-सेक्शन रिस्क फैक्टर है, डायबिटिक मदर रिस्क फैक्टर है, तो इन सारे रिस्क फैक्टर्स के होते हुए इफ़ यू वांट टू स्क्रीन इट, तो स्क्रीनिंग टेस्ट इसका देख लें क्या होता है. सो स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत से हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्क्रीनिंग टेस्ट, ये जैसे मैं लिख रहा हूँ इसको वैसे ही याद करें. L/S, लेसिथिन रेशो स्फिंगोमाइलिन. ठीक है, तो ये हम रेशो देखते हैं. कहाँ देखते हैं? इन दी एमनियोटिक फ्लूइड. वी टेक द एमनियोटिक फ्लूइड एंड वी कैलकुलेट दी लेसिथिन रेशो स्फिंगोमाइलिन. इफ दिस रेशो इज 2 or greater than 2, then it suggests a healthy fetus. If this ratio is less than 1.5, then there is an increased chances of NRDS. So if there are increased chances of NRDS, so what should be given as the treatment? So one thing should be given to the mother and one thing should be given to the infant. So mother को you have to give maternal glucocorticoids before birth. ठीक है, and you know कि उसने कोर्टिसोल ने क्या करना है. And for the baby you have to give surfactant, of course the exogenous one. So this is all you need to know about the embryology of the respiratory system. So go through it, must give it a read as well, and inshallah you will solve each and every question related to it. Thank you.